माने अभिनेता धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे। वो 89 साल के थे। थोड़ी देर पहले ही उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके अंतिम दर्शन के लिए अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, सलमान खान, सलीम खान, इसके अलावा आमिर खान यहाँ पर पहुँचे थे। इसके साथ ही बॉलीवुड के कई सितारे पहुँचे। उनकी जो अंतिम संस्कार की विधि है, परिवार ने काफ़ी गोपनीय रखा। परिवार ने सिर्फ लिमिटेड लोगों को ये बताया था कि उनका निधन हो चुका है। यही कारण है कि कम संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे। इसके बावजूद भी देखिए कि पूरी तरह से ये रोड भर चुका है। गाड़ियाँ यहाँ पर जो आ रही हैं, ट्रैफिक जाम लग रहा है। पुलिस ने भी यहाँ पर भारी बंदोबस्त किया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने भी उनको शोक संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में एक युग का अंत हुआ। कहीं न कहीं अगर धर्मेंद्र की बात करें तो उन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। 60 साल तक लगातार फिल्म में काम करते रहे। इसके अलावा ही मैन का उनको खिताब मिला और उनकी जितनी भी आप तारीफ कर सकते हो उतनी ही तारीफ कम है। वो 60 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में काम करते रहे। विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का राजस्थान से भी बड़ा नाता रहा है। दरअसल धर्मेंद्र राजस्थान के बीकानेर से साल 2004 से 2009 तक सांसद रहे थे और लोकसभा पहुंचे। धर्मेंद्र को बीजेपी ने यहां से अपना प्रत्याशी बनाया था और उनके सामने मौजूदा सांसद कांग्रेस पार्टी के रामेश्वर डूडी चुनाव मैदान में थे। अपने चुनाव प्रचार के दौरान धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल और सन्नी देओल भी बीकानेर आए थे और इन दोनों की जनसभा ने पूरा माहौल ही बदल दिया था। हालांकि बीकानेर के ग्रामीण इलाकों से धर्मेंद्र को उतने वोट नहीं मिले, लेकिन पूरा का पूरा बीकानेर शहरी इलाके से धर्मेंद्र को इतने वोट मिले कि वह विपक्षी प्रत्याशी पर काफी भारी साबित हुए और धर्मेंद्र को करीब 56,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत मिली और वे संसद पहुंचे। संसद जाने के दौरान उन्होंने सांसदों को मिलने वाली निर्वाचन विकास राशि का भी यहां पर भरपूर उपयोग किया। हालांकि इस दौरान वे काफी विवादों में भी रहे, क्योंकि बीकानेर में उनकी गुमशुदगी के पोस्टर भी लगे थे। धर्मेंद्र ज्यादातर वक्त मुंबई में ही बिताते थे। बावजूद इसके बीकानेर में आकर वे जनता की समस्या का समाधान भी इस पोस्टर विवाद के बाद करने लग गए। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। आरजेडी की करारी हार के बाद अब हार की समीक्षा हर स्तर पर की जा रही है। ताजा जो अंदरूनी समीक्षा की गई है पार्टी के तरफ से, उसमें जो महत्वपूर्ण बातें सामने आई है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि 33 मौजूदा विधायकों का टिकट काटना। टीम संजय का बढ़ते प्रभाव के कारण स्थानीय नेतृत्व को नजरअंदाज किया गया। कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद टूट गया। जमीनी कार्यकर्ता जो थे वो हाशिए पर चले गए। और सबसे बड़ी बात है, बैनर और पोस्टर में लालू प्रसाद यादव को गायब कर दिया गया, जिससे जो परमानेंट वोटर थे आरजेडी के, वो कहीं ना कहीं नाराज हुए। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जो लोग मिलना चाहते थे तेजस्वी यादव से, उनकी पहुंच से तेजस्वी यादव बाहर हो गए। निश्चित तौर पर अब पार्टी एक बड़े बदलाव की तरफ संकेत दे रही है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। बिहार में एनडीए को मिली बड़ी सफलता के बाद बीजेपी अब आगे के चुनाव के लिए राजनीतिक रणनीति बनाने में जुट गई है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 26 जुलाई को अपने आवास पे एक रात्रि भोज का आयोजन किया है। आपको बता दें कि इस डिनर में पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को बुलाया गया है। साथ ही बिहार चुनाव में जिन नेताओं ने काम किया है उन सभी को न्योता भेजा गया है। यह बैठक पार्टी की आंतरिक समीक्षा, अनुभव साझा करने और आने वाले राज्य के चुनाव के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस डिनर की मीटिंग में बिहार विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी भाजपा नेताओं को जेपी नड्डा सम्मानित भी करेंगे। चुनाव में उनकी मेहनत, रणनीति और संगठनात्मक कौशल जो है वो जो उन्होंने दिखाया है, उसको लेकर उनका सराहना भी की जाएगी। कैमरामैन अभय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। आरजेडी ने 32 गायकों पर नोटिस भेजा है। इन गायकों पर नोटिस इसलिए भेजा गया है क्योंकि चुनाव के दौरान इन गायकों ने आरजेडी और तेजस्वी यादव की छवि खराब करने की कोशिश की है। इन सभी गायकों ने सोशल मीडिया पर जो गाने बनाए थे वह कहीं न कहीं तेजस्वी यादव,
लालू प्रसाद यादव जंगल राज, अपराध और कहीं न कहीं हिंसा से जुड़ा हुआ था। अब आरजेडी इन सभी गायकों को लेकर कार्रवाई के मूड में है और आरजेडी के नेताओं का कहना है कि पहले इन सभी गायकों को नोटिस दिया गया है, अगर इसका जवाब वो नहीं देंगे तो आगे भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ आरजेडी नेताओं का यह भी आरोप है कि इन सभी जो गायक हैं उनका संबंध कहीं न कहीं बीजेपी से है। आपको याद होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि अगर आरजेडी की सरकार बनेगी तो बिहार में फिर से कट्टा वालों का सरकार बन जाएगा, जो चुनाव के दौरान उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई थी। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश को आज राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होना पड़ा। 2023 में तब के राज्यसभा के सभापति के खिलाफ उन्होंने विवादास्पद बयान दिया था। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश के खिलाफ विशेषाधिकार हनन मामले पर आज प्रिविलेज कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में उप सभापति हरिवंश सहित सदस्य सुधांशु त्रिवेदी, दीपक प्रकाश, कार्तिकेय शर्मा, जीके वासन, सुरेंद्र नागर मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार समिति ने इस मामले को गंभीर माना है और संभावना है कि जयराम रमेश को दोबारा पेश होने के लिए बुलाया जा सकता है। बैठक में जयराम रमेश स्वयं उपस्थित हुए और अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि आसन का अपमान करना मेरा मकसद नहीं था। मैं सदन और आसन का पूरा सम्मान करता हूं। ये विवाद अप्रैल 2023 का है, जब बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत दर्ज कराई थी। मामला उस टिप्पणी से जुड़ा है जिसमें जयराम रमेश ने संसद के पिछले बजट सत्र के दौरान कथित रूप से कहा था कि सभापति को सत्तारूढ़ दल का चीयर लीडर नहीं होना चाहिए। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। अयोध्या नगरी एक बार फिर से सज धज कर तैयार है। मंदिर के निर्माण का काम पूरा होने के बाद कल भगवान श्री राम के मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के शिखर पर भगवा धर्म ध्वजारोहण करेंगे। राम मंदिर के लिए खासतौर पर तैयार किए गए इस 22 फीट लंबे और 11 फीट चौड़े ध्वज के माध्यम से मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा होने का संदेश दिया जाएगा। डिफेंस मिनिस्ट्री की गाइडलाइन के मुताबिक गुजरात में अहमदाबाद के एक पैराशूट स्पेशलिस्ट के द्वारा बनाए गए इस ध्वज का वजन 2 से 3 किलो के बीच है। ये ध्वज 161 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर पर 42 फुट ऊंचे झंडे के पोल के हिसाब से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11:52 से लेकर के दोपहर 12:35 के बीच शुभ मुहूर्त में ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण के इस कार्यक्रम में देश की तमाम हस्तियां शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच रही हैं। हालांकि आम दर्शक और आम भक्त इस पूरे कार्यक्रम को एलईडी स्क्रीन के जरिए देख सकेंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानव श्रीवास्तव, अयोध्या, न्यूज़ 24। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आज बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए शिक्षकों ने आज प्रदर्शन किया। टेट परीक्षा अनिवार्य को लेकर यह प्रदर्शन किया गया और इसके साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम शिक्षकों के लिए केंद्र सरकार लागू करे, यह भी मांग एक बार फिर से शिक्षकों की तरफ से दोहराई गई। आपको बता दें, साल 2011 से पहले के जो शिक्षक भर्ती हुई है उसमें टेट परीक्षा का अनिवार्य होना यही शिक्षकों की सिरदर्द बना हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह पूरा फैसला है, लेकिन शिक्षकों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर सरकार शिक्षकों के बारे में सोचे और ऐसा उचित फैसला ले जिससे कि लाखों की संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों के जो शिक्षक हैं वो प्रभावित ना हो सके। यही वजह है कि लाखों की संख्या में भी जगहों से शिक्षकों ने यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो और टेट परीक्षा अनिवार्य न किया जाए, इसको लेकर सरकार से मांग की। कैमरा दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24, दिल्ली। आने वाले बीएमसी चुनाव में महाविकास आघाड़ी साथ में लड़ेगी या नहीं, इसको लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया है कि राज ठाकरे को वो अपने साथ नहीं लेंगे और अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। पिछले हफ्ते मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ ने शरद पवार से मुलाकात की और उनसे विनती की कि आने वाले बीएमसी चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी मुंबई में एक साथ लड़े। लेकिन शरद पवार ने कहा कि मुझे पार्टी के नेताओं से बात करनी होगी। इसके बाद शरद पवार ने पार्टी के नेताओं से बात की। पार्टी के नेताओं का कहना है कि मुंबई में अगर एक साथ महाविकास आघाड़ी का मोर्चा निकल सकता है तो महाविकास आघाड़ी एक साथ चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती।
कहीं न कहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार भी चाहती है कि बीएमसी में ठाकरे के साथ ही जाया जाए, लेकिन एक आखिरी प्रयास अब शरद पवार ने शुरू कर दिया है। शरद पवार को लगता है कि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस पार्टी का भी साथ जरूरी है, इसलिए शरद पवार अब दिल्ली में जाकर कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करेंगे और उनको बताएंगे कि मुंबई में अगर महाविकास आघाड़ी को जीतना है तो कांग्रेस का भी साथ जरूरी है। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। अहमदाबाद में एक बार फिर हुआ बड़ा बुलडोजर एक्शन। इसनपुर तालाब के आसपास बने 1000 से ज्यादा अवैध निर्माणों पर हुई तोड़क कार्रवाई। एएमसी के मुताबिक करीब 96,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैले इस इलाके का लगभग 30% हिस्सा अवैध निर्माण से भर गया था। नोटिस दिए जाने के बावजूद कब्जा खाली नहीं किया, जिसके बाद सोमवार को बुलडोजर चलाए गए। 500 से ज्यादा पुलिस दल की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई में 925 रिहायशी मकान, 167 कॉमर्शियल स्ट्रक्चर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए। अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने 8 हिचाची मशीन, 8 जेसीबी और बाकी मिलाकर 40 गाड़ियां लगाई थी। पिछले 50 सालों में इसनपुर के आसपास ये अतिक्रमण किया गया था। स्थानीय लोगों ने इस तोड़क कार्रवाई के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया था। यहां आपको बता दें कि इससे पहले चंडोला तालाब में भी इसी तरह की बड़ी तोड़क कार्रवाई हुई थी, जहां 3000 से ज्यादा अवैध निर्माण ढाए गए थे। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। यूपी के जनपद संभल में हुई हिंसा की पहली बरसी पर आज जनपद में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। दरअसल 24 नवंबर साल 2024 को संभल में हिंसा हुई थी। आज पहली बरसी पर पुलिस प्रशासन ने जनपद में सतर्कता बढ़ा दी है। जगह जगह पर पुलिस पैदल मार्च कर रही है। जिले की विवादित जगहों पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। संभल को कुल 16 सेक्टर में बांटा गया है, जहां मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। प्रशासन ये भी निगरानी कर रहा है कि कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना न होने पाए। इस मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से कुल 43 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गई थी। दरअसल 24 नवंबर साल 2024 को एडवोकेट कमिश्नर की तरफ से सर्वे की कार्रवाई के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने इसका जमकर विरोध भी किया था। उस दौरान पथराव, आगजनी और गोलीबारी की घटनाएं भी घटित हुई थी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। मुंबई से सटे थाने जिले में 19 वर्षीय छात्रा अर्नव खेरे के आत्महत्या मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में पहले एडीआर यानी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन अब आत्महत्या के उकसाने का मामला दर्ज किया गया है और पुलिस उन लोगों की सरगर्मी से तलाश कर रही है जिन्होंने लोकल ट्रेन में सफर के दौरान अर्नव की पिटाई की थी। इस मामले में पुलिस ने 2 अलग अलग टीम गठित की है। रेलवे पुलिस के साथ साथ स्थानीय पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। खबरियों के नेटवर्क को एक्टिवेट किया गया है। साथ ही रेलवे प्लेटफॉर्म और लोकल ट्रेन के सीसीटीवी की काफ़ी बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। बता दें कि कुछ दिन पहले 19 वर्षीय अर्नव रेलवे में सफ़र कर रहे थे। इस दौरान भाषा विवाद को लेकर कुछ लोगों ने उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। इसके बाद अर्नव काफ़ी मानसिक तनाव में थे और मंगलवार को शाम को उन्होंने घर में आत्महत्या कर ली। जैसे ही खबर सामने आई, इलाके में हड़कंप मच गया और राज्य में काफ़ी राजनीति भी देखने मिली। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से महाराष्ट्र में लगातार भाषा विवाद छाया हुआ है। आए दिन भाषा विवाद को लेकर पिटाई के वीडियो सामने आते रहते हैं। कैमरा पर्सन अंचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की ओर से आतंक के खात्मे के लिए बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से डोर टू डोर वेरिफिकेशन की जा रही है। ये वेरिफिकेशन की जा रही है शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए इलाकों में। मकसद है कि लोगों से पता चल सके कि जो किराएदार लोगों ने रखे हैं वो कितने समय से रह रहे हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं, क्या काम करते हैं। तस्वीरों में आप देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर जवान यहाँ पर जो है डोर टू डोर वेरिफिकेशन कर रहे हैं। लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि अगर आपने किराएदार रखे हैं उसकी जानकारी हमारे साथ साझा करिए। आप देखिए कि डोर टू डोर जो वेरिफिकेशन है वो बड़े पैमाने पे इस समय जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में चल रही है। तस्वीरों में आप देखिए कि पूरा डाटा यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि आप लोग कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं। जो जुगियां है वहां पर भी आप देखिए कि पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है कि आतंकियों के मददगार जो है वो मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में। वो लगातार जो है आतंकियों के संपर्क में। और तस्वीरों में आप देखिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर हैं, जवान हैं और इनका यही मकसद है कि वेरिफिकेशन जो है वो की जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा यूपी, हरियाणा और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर जो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट मॉड्यूल इंटरस्टेट, उसके बाद अब यहाँ जम्मू कश्मीर के साथ साथ खुफिया एजेंसीज ने इंटेलिजेंस अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जम्मू कश्मीर के अलावा दिल्ली, हरियाणा और यूपी
जैसे शहरों में आतंकी हमले करने की साजिश कर रहे हैं। जो पाकिस्तानी आतंकी है वो जम्मू कश्मीर में पिछले 2 महीनों में भारी तादाद में घुसपैठ करने में कामयाब हो गए हैं, जिसके चलते यहाँ पाकिस्तानी आतंकियों का जो नंबर है जम्मू कश्मीर में वो 50 के करीब से बढ़कर 120 तक पहुंच गया है। इसी के चलते यहाँ जम्मू कश्मीर में भी जो फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स से लेकर अहम यहाँ पर बिल्डिंगे हैं वहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आतंकियों की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ श्रीनगर, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की ओर से आतंक के खात्मे के लिए बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से डोर टू डोर वेरिफिकेशन की जा रही है। ये वेरिफिकेशन की जा रही है शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए इलाकों में। मकसद है कि लोगों से पता चल सके कि जो किराएदार लोगों ने रखे हैं वो कितने समय से रह रहे हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं, क्या काम करते हैं। तस्वीरों में आप देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर जवान यहाँ पर जो है डोर टू डोर वेरिफिकेशन कर रहे हैं। लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि अगर आपने किराएदार रखे हैं उसकी जानकारी हमारे साथ साझा करिए। आप देखिए कि डोर टू डोर जो वेरिफिकेशन है वो बड़े पैमाने पे इस समय जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में चल रही है। तस्वीरों में आप देखिए कि पूरा डाटा यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि आप लोग कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं। जो जुगियां है वहां पर भी आप देखिए कि पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है कि आतंकियों के मददगार जो है वो मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में। वो लगातार जो है आतंकियों के संपर्क में। और तस्वीरों में आप देखिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर हैं, जवान हैं और इनका यही मकसद है कि वेरिफिकेशन जो है वो की जाए। गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लाल किले में हो रहे आयोजन में आज रात 8:30 बजे शामिल होंगे। 25 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में कीर्तन दरबार लगाए जाएंगे, साथ ही लाइट एंड साउंड का शो का भी प्रबंध किया जाएगा। इसके अलावा गुरु तेग बहादुर के जीवन और शहादत को दर्शाने के लिए एक संग्रहालय भी स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि लाल किले का यह परिसर गुरु तेग बहादुर के बलिदान का साक्षी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि लाल किले का यह परिसर गुरु तेग बहादुर के बलिदान का साक्षी है। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने भी 25 तारीख तक लाल किले के पास ट्रैफिक आसानी से चलने के लिए बड़े इंतजाम किए हैं। आपको बता दें कि खास बात यह है कि ये लाल किले में ही कुछ दिन पहले धमाके हुए थे, लेकिन उसके बावजूद बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन वहाँ पे किया जा रहा है। और आज खुद गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पहुँच रहे हैं और जानकारी मिली है कि 3 दिन के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी शिरकत कर सकते हैं। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली।